आज हम लोग अपनी दीप ज्योति हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हमारा है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा से क्या तात्पर्य है, पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे, उसके बाद लिपि के बारे में पढ़ेंगे, फिर व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो भाषा क्या होता है, हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा है कि भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। जैसे हम कुछ भी किसी के साथ अपनी बात को शेयर करते हैं, अपनी बात को दूसरे के सामने रखते हैं या दूसरे की बात समझते हैं, तो किस माध्यम से समझते हैं? भाषा के माध्यम से समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे देखिए, भाषा के विषय में हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। इस कक्षा में इसके विषय में और गहराई से अध्ययन करेंगे। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। भाष मतलब बोलना। भाषा का अर्थ ही है जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, समझते हैं या अपनी बात को दूसरे के सामने प्रकट करके समझाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। मानव समाज के लिए भाषा का विशेष महत्व है। मनुष्य भाषा के द्वारा अपने मन के भाव और विचार प्रकट करता है और दूसरों के भाव और विचार जानता है। जैसे हमने अभी बताया ना कि हम अपनी बात को दूसरे के सामने कैसे प्रकट करेंगे, कैसे उसकी बात को समझेंगे, तो ये भाषा के माध्यम से ही होता है। जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम कह रहे हैं या हम सुनते हैं, समझते हैं, उसे भाषा कह सकते हैं। भाषा भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। कहा गया है ना कि भाषा भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। कैसे माध्यम है? क्योंकि जो भी हम बात बोलेंगे तो भाषा के द्वारा ही बोलेंगे, और जो भी बात हम सुनेंगे वो भाषा के द्वारा ही सुनेंगे। जब आप हमें कोई अपनी बात बताओगे तो कैसे बताओगे? भाषा में ही बताओगे, बोल के बताओगे या लिख के बताओगे, जैसे भी बताओगे भाषा के माध्यम से बताओगे। इसलिए ये कहा गया है कि भाषा भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। अब भाषा के रूप कितने होते हैं, सबको पता है। हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा है कि भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे देखिए, हम कोई भी बात आपसे कह रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो हम बुक से पढ़ा रहे हैं, बुक में लिखा हुआ आप लोग को हम समझा रहे हैं। ये किस माध्यम से है? ये भाषा के माध्यम से है। मौखिक भाषा वही है कि हमारे विचार आपके सामने व्यक्त हो रहे हैं और आपके विचार हमारे सामने व्यक्त हो रहे हैं, और हम वो बात को आपको समझा रहे हैं, आपकी बात को समझ रहे हैं, उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जो हम बोलते हैं, हम बोलकर कोई बात आपको समझा रहे हैं, वो क्या है? मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा का प्रयोग हम बातचीत, साक्षात्कार करने, पढ़ाने, समझने आदि के लिए करते हैं। मौखिक भाषा का रूप अस्थायी होता है, परंतु अब भाषा के मौखिक रूप को टैप करके सुरक्षित रखा जाने लगा है। अब देखिए, ये कह रहा है कि भाषा का रूप अस्थायी होता है। जैसे हमने कुछ कह दिया, उसे प्रमाणित तो नहीं किया जा सकता, उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि हमने कहा है, क्योंकि जो सुनने वाला है बस वही सुना है। लेकिन अब इसका रूप थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि इसे रिकॉर्ड करके, किसी की भी भाषा को रिकॉर्ड करके रखा जा रहा है। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, भाषा के बारे में बता रहे हैं, तो हमारी बात आप रिकॉर्ड हो रही है आप तक पहुंचने के लिए, तो ये क्या है? ये भाषा का मौखिक रूप है। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब कोई भी बात है, जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया, आपने लिख के हमारे पास भेजा, तो वो क्या है? वो लिखित भाषा है, लिखित रूप है उसका भाषा का। लिखित भाषा का विकास मौखिक भाषा के बाद हुआ। इसका प्रयोग पत्र व्यवहार करने, कहानी और कविता लिखने के लिए किया जाता है। महान तथा ज्ञानी लोगों के विचार लिखित पुस्तकों के रूप में सुरक्षित हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ, वेद, उपनिषद आदि भाषा के लिखित रूप के जीवंत उदाहरण हैं। लिखित भाषा का रूप अस्थायी होता है। सब प्रकार के पुस्तकें भाषा के लिखित रूप हैं। अब कहने का अर्थ ये है कि लिखित भाषा में हम कोई भी बात को लिख कर रखते हैं। हमारे जो भी ज्ञान के संचित कोश हैं,
साहित्य हैं, वो सब क्या है, लिखित भाषा में है। इसलिए लिखित भाषा को हम अस्थाई रूप का नाम देते हैं, क्योंकि सब कुछ जो भी हम लिखते हैं उसका प्रमाण रहता है। हम लिख के जो भी बातें प्रमाणित करते हैं वो हमारे सामने फिर से दोबारा आ सकती हैं। हम उस बात को झुठला नहीं सकते, क्योंकि जो भी हम देते हैं, करते हैं, लिख के देते हैं, वो लिखित भाषा के रूप में आता है। बच्चों, हमने भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा के रूप है मौखिक भाषा और लिखित भाषा, इसके बारे में पढ़ा। अब हम मातृभाषा के बारे में जानेंगे कि मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा से तात्पर्य है वह भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों से ग्रहण करता है। बच्चा माँ के सबसे नज़दीक होता है। वह अपनी माँ द्वारा बोली गई भाषा को धीरे धीरे ग्रहण करता है और उसे बोलना सीख जाता है। जिस भाषा को बच्चे की माँ बोलती है उसी भाषा को बच्चा सीख लेता है। जैसे यदि बच्चे की माँ पंजाबी बोलती है तो बच्चा पंजाबी सीख लेता है, वह हिंदी बोलती है तो बच्चा हिंदी सीख लेता है। यही भाषा उसकी मातृभाषा बन जाती है। वह भाषा जिसे बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अब मातृभाषा के बारे में हम आपको बता रहे हैं। साधारण सी बात है कि जो भी बच्चा अपने परिवार में जो बोलता है, जो भी भाषा बोलता है या सुनता है, परिवार के लोग जो भी भाषा बोलते हैं वही वो सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे मातृभाषा का एक साधारण सा उदाहरण है कि अगर हमारे घर में भोजपुरी बोली जाती है तो बच्चा भोजपुरी बोलना आसानी से सीख जाता है और वो भोजपुरी में ही बात करता है। अगर हमारे परिवार में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, घर के परिवार के सारे सदस्य हिंदी भाषा बोलते हैं तो बच्चा हिंदी भाषा से ही अपनी बात स्टार्टिंग करता है। अब देखिए, अगर हम पंजाबी हैं, हम बंगाली हैं, जो भी हैं, हमारे परिवार में जिन भाषाओं का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे से हम पंजाबी भाषा में बोलते हैं या एक दूसरे से हम मराठी भाषा में बोलते हैं, एक दूसरे से बंगाली भाषा में बोलते हैं, तो हमारा बच्चा भी उसी भाषा में बोलना सीखता है। उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब वह भाषा जिसे बच्चा अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, मातृभाषा भी आप लोग समझ गए। अब देखिए, राष्ट्रभाषा, जिस भाषा का देश के अधिकतर निवासी प्रयोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत में हिंदी, अमेरिका में अंग्रेजी आती। अब इनके कहने का मतलब है कि राष्ट्रभाषा वह होती है जो हमारे देश में अधिकतर निवासी प्रयोग करते हैं। तो हम हिंदुस्तान में क्या होता है, हिंदुस्तान में अधिकतर लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। और अमेरिका में लोग अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए वहाँ की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। अब आता है राजभाषा। जो भाषा देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी है। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे कार्यालयों में काम होते हैं, जो भी हमारे जैसे ऑफिशियल वर्क होता है तो उसमें हम किसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, उसमें हिंदी का और अंग्रेजी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। हिंदी का ज़्यादा वो लिया जाता है, हिंदी में ही ज़्यादा लिखा जाता है, या कार्यालय का जो भी काम अधूरा रहता है वो इंग्लिश में होता है, अंग्रेजी में होता है। इसलिए हमारी राजभाषा को हम दो भाषाओं में लिखते हैं, अंग्रेजी और हिंदी में। अब हिंदी को राजभाषा का दर्जा 24 सितंबर 1949 को मिला था। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था, तो 14 सितंबर 1949 को मिला था। ठीक है, अब आता है हमारा बोली। अभी तक हमने भाषा के बारे में पढ़ा, अब हम बोली के बारे में पढ़ेंगे। बोली का अभिप्राय स्थानीय बोली है। वह किसी विशेष स्थान से अपनाई जाती है तथा इसका सीमित क्षेत्र होता है। इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता। लोकगीत, लोक गाथाएँ आदि ही उसको समृद्ध बनाते हैं। अब बोली का अभिप्राय क्या है? बोली वह होती है
साधारण सी बात में हम समझा रहे हैं कि बोली से अभिप्राय हमारा वह है जैसे हमारा क्षेत्रीय रूप जो भी है, हम किसी गांव से बिलोंग करते हैं या किसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ की बोली हम बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग बोलियाँ होती हैं। जिस क्षेत्र में आप जाइए उस क्षेत्र की बोली में कुछ न कुछ तो अंतर मिलता है, तो इसलिए उसे बोली कहते हैं। अब भाषा क्या होता है? भाषा बस हिंदी है तो वही हिंदी हम बोलते हैं हर जगह, लेकिन बोली अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानीय क्षेत्रों से बोली जाती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली कहते किसे हैं? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, जो जिस क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। कई क्षेत्रों में कई प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, उसे हम बोली कहते हैं। हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में राजस्थानी और बिहार में भोजपुरी, मैथिली आदि बोलियाँ हैं। ब्रज भाषा पहले भाषा थी, परंतु अब मथुरा और इसके निकट के क्षेत्रों में बोली है। खड़ी बोली पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली और रोहतक आदि क्षेत्रों में बोली जाती थी। अब इसने विकसित होकर हिंदी भाषा का रूप ले लिया है। पहले बोलियों में साहित्यिक रचनाएं नहीं होती थी, परंतु अब हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, अंगिका आदि में कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास और महाकाव्य तक लिखे जाने लगे हैं। ठीक, ये हो गया आपका बोली। अब हम आते हैं लिपि पे। हमने देखा ना हमारे चैप्टर में क्या क्या है आज पढ़ना? भाषा, लिपि और व्याकरण। तो अभी तक हमने भाषा के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। तो प्रत्येक ध्वनि जो हम बोलते हैं उसे लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ये ध्वनि चिन्ह ही उच्चरित ध्वनि के रूप में लिखित हैं, यही लिपि हैं। अब इनके कहने के अनुसार ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्ह से क्या मतलब है कि हर एक भाषा का अपना एक चिन्ह होता है। इन्हीं चिन्हों को हम लिखित रूप में लिपि कहते हैं। जैसे जो भी चिन्ह है, हर भाषा का अपना एक अलग चिन्ह होता है, हर एक भाषा का अलग अपना एक लिपि होता है। उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी। तो इसी प्रकार देखिए, हिंदी की देवनागरी लिपि है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अब देखिए, लिपि एक ही है, भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन लिपि उसका वही है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषाएं, उनकी विभिन्न लिपियां प्रचलित हैं। अब देखिए, यहाँ कुछ लिपियां और राज्य दिए गए हैं, कुछ भाषाएं हैं, राज्य है, भाषा है और उसकी लिपि है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि ये राज्य है, ये भाषा, ये लिपि। तो 21 राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, उसकी कौन सी लिपि होती है, यहाँ दिया गया है। राज्य है असम में असमिया बोली जाती है और वहाँ की लिपि क्या है? असमी। उड़ीसा है, उसमें उड़िया भाषा बोली जाती है, उसका भी लिपि है उड़िया। आंध्र प्रदेश में तेलुगु और उसका लिपि है तेलुगु। जम्मू और कश्मीर में उर्दू और उसकी लिपि है फारसी। केरल में मलयालम और उसकी लिपि है मलयालम। बंगाल में बंगाली और उसकी लिपि है बांग्ला। पंजाब में पंजाबी और उसकी लिपि है गुरमुखी। तमिलनाडु में तमिल और उसकी लिपि है तमिल। कर्नाटक में कन्नड़ और लिपि भी है कन्नड़। इस प्रकार विश्व के प्रमुख देशों की भाषाएं, उनकी लिपियां इस प्रकार है। अब वहाँ आप लोगों को यहाँ राज्य के बारे में बताया गया है, अब यहाँ देशों के बारे में बताया जा रहा है कि किस देश में कौन सी भाषा और लिपि बोली जाती है। ये देश है, ये भाषा है और ये लिपि है। तो देश है चीन, देश में कौन सी भाषा बोलते हैं? चीन में मंदारिन भाषा बोली जाती है और वहाँ की लिपि है चीनी चित्र लिपि। जापान जो देश है उसकी भाषा है जापानी और लिपि है जापानी। इंग्लैंड में अंग्रेजी और उसका लिपि है रोमन। ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी, लिपि है रोमन। जर्मनी में जर्मन और लिपि है रोमन। फ्रांस में फ्रांसीसी और लिपि है रोमन। इटली में इतालवी और लिपि है रोमन। स्पेन में स्पेनिश और लिपि है रोमन। मध्य पूर्व के देश हैं अरबी, उसकी लिपि है अरबी। ईरान में फारसी और लिपि है फारसी। ठीक है, ये आपकी लिपि हुई। लिपियों के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। लिपि क्या होता है? एक
चिन्ह होता है और उस चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। हर देश की अलग अलग भाषा होती है, हर प्रदेश की अलग अलग भाषा होती है। तो कई देशों की प्रमुख भाषाएं जो भी हैं उनकी लिपियां भी अलग अलग होती हैं और कुछ भाषाओं की लिपियां एक भी होती हैं। ठीक, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। ये विशेष है आप लोगों का। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, मान्यता प्राप्त मिली है? तो 22 भाषाओं को। ये हो गया आपका लिपि। अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का हमारा अगला भाग है व्याकरण। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पिछले क्लासों से पढ़ते आए हैं, व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम कोई भी भाषा, कोई भी बात को शुद्ध रूप से बोलते हैं, लिखते हैं और व्याकरण के द्वारा ही हमें शुद्धता का ज्ञान होता है। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारी भाषा शुद्ध नहीं होगी। व्याकरण पढ़ने का अर्थ ये है कि हम जब व्याकरण पढ़ेंगे तभी हम अपनी भाषा को शुद्ध रख सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना तथा लिखना सिखाता है। भाषा के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बात है, कोई वाक्य लिखा गया है, वो गलत लिखा गया है, गलत है, अशुद्ध वाक्य है, तो जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा कि कहाँ कर्ता लगेगा, कहाँ क्रिया लगेगा, कहाँ कर्म लगेगा, तो जब हमें व्याकरण पढ़ना ही नहीं आएगा और व्याकरण के बारे में जानना ही नहीं आएगा तो हम उस वाक्य को कैसे शुद्ध करेंगे। उस वाक्य को शुद्ध करने के लिए हमें व्याकरण पढ़ना जरूरी है, व्याकरण के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। अब देखिए व्याकरण के अंग, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और वाक्य विचार। देखिए वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्णों से क्या बनता है? शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य बनता है। हम कुछ वर्णों के बारे में और शब्दों के बारे में पहले जान लें। कोई भी एक वर्ड है, एक शब्द है, एक अक्षर है, उसे हम वर्ण कहेंगे और 2-3 वर्णों को मिलाएंगे तो हमारे एक शब्द का निर्माण होता है। तो ये वर्ण विचार के बाद आता है शब्द विचार। और शब्द विचार जब हम 2-3 शब्दों को मिलाते हैं तो एक वाक्य बनता है। 2-3 शब्दों को मिलाने से एक वाक्य बनेगा तो तीसरे नंबर पे आता है वाक्य विचार। इस प्रकार हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत हम वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियमों आदि के विषय में सीखते हैं। शब्द विचार, इसके अंतर्गत वर्णों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण तथा शब्द भेद आते हैं। अब है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य रचना, उसके भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य विग्रह तथा विराम चिन्ह के बारे में विचार करते हैं। ये हो गया हमारा व्याकरण। व्याकरण के 3 अंग हमने बताया, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब हम चलते हैं साहित्य की तरफ। थोड़ा साहित्य पे रोशनी डाल दिया जाए। किसी भी भाषा के लिखित रूप का, लिखित ज्ञान का संचित भंडार साहित्य कहलाता है। संचित भंडार से क्या मतलब है? जो भी हमारे पूर्वज लिख के इकट्ठा करके रख के गए हैं, जो हमारे लिए जो ज्ञान दे के गए हैं, वो किसके माध्यम से दिए हैं? लिखित रूप में दिए हैं। और वो लिखित रूप में करके एक जगह इकट्ठा करके संचित करके रख दिए हैं, उसे ही हम अपना साहित्य कहते हैं। जैसे किसी भी भाषा के लिखित ज्ञान का संचित भंडार साहित्य कहलाता है। साहित्य में किसी देश तथा जाति के विचार लिखित रूप में संचित होते हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि साहित्य में किसी देश तथा जाति के विचार लिखित रूप में, जो हमारा संविधान है वो किस रूप में है? लिखित रूप में है, इसलिए उसे हम साहित्य। उसी प्रकार हमारा और भी जो भी गीता है, पुराण है या कुरान है, जो भी हमारी पुस्तकें हैं, रामचरितमानस है, वो किस रूप में है? वो साहित्य के रूप में है, वो लिखित रूप में है। इसे हम ज्ञान का संचित भंडार कह सकते हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। कुछ विद्वानों ने या कुछ लेखकों ने अपने विचार को गद्य के आधार पर बनाया है, जैसे गद्य के रूप में लिख के अपने विचार को छोड़ा है, उसे हम गद्य साहित्य कहेंगे। और कुछ कवियों ने अपने विचार या ज्ञान का जो भी संचार है, जो भी भंडार है, उसे पद्य के माध्यम से कहा है,
लिखा है उसे हम पद्य साहित्य कहेंगे। गद्य साहित्य में हम अपने विचार कहानी, निबंध तथा नाटक के रूप में प्रकट करते हैं, जबकि पद्य साहित्य में हम अपनी बात कविता के रूप में प्रकट करते हैं। अब कहा यहाँ कि गद्य साहित्य में अपने विचार कहानी, जैसे कोई भी बात को हमें कहना था तो हमने कहानी के रूप में, निबंध के रूप में और नाटक के रूप में, लिखित रूप में लिखा है, उसे हम गद्य साहित्य कहेंगे। जबकि पद्य साहित्य में हम अपनी बात कविता के रूप में प्रकट करते हैं। ठीक है। लघु कथाएं, संस्मरण, कहानियाँ, उपन्यास आदि गद्य साहित्य के उदाहरण हैं। गीत, कविता, गजल, पद, दोहे, चौपाई, छंद आदि पद्य साहित्य के उदाहरण हैं। ये आप लोगों का साहित्य है। साहित्य के बारे में समझ गए। तो बच्चों, हमारा चैप्टर यही था आज। क्या था? भाषा, लिपि और व्याकरण। हमने भी पढ़ा भाषा के बारे में। भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। और भाषा के रूप कितने होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। एक और रूप होता है भाषा का, सांकेतिक भाषा, जो कि आप लोगों के चैप्टर में नहीं दिया है। सांकेतिक भाषा के बारे में नहीं बताया है, वो हम आप लोगों को ऐसे ओरल बता रहे हैं। सांकेतिक भाषा का अर्थ होता है कुछ भी इशारे से कहना। जैसे मूक बधिर लोग होते हैं, जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अतः एक भाषा और है जो आप लोगों को आगे के क्लासों में मिलेगा। हम आप लोगों को बस ओरल ऐसे ही उस भाषा के बारे में बता दिए हैं। ठीक है। तो ये हमारा भाषा हो गया। मातृभाषा किसे कहते हैं? तो जो भाषा बच्चा अपने परिवार में सीखता है, अपने परिवार के लोगों से सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा क्या होती है? तो राष्ट्रभाषा जिस भाषा का देश के अधिकतर लोग निवासी प्रयोग करते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है। राजभाषा क्या होती है? तो जो भाषा देश के कार्यालयों और राजकाज में प्रयोग किए जाते हैं, उसे राजभाषा कहते हैं। अब हमारा सेकंड पोजीशन आता है बोली। बोली क्या होता है? तो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है, उसे हम बोली कहते हैं। जो एक क्षेत्र विशेष में बोला जाता है, उसे हम बोली कहते हैं। अब आता है हमारा लिपि। लिपि किसे कहते हैं? हमने अभी पढ़ा कि ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। जो कुछ भी भाषा है, भाषा के जो लिखित चिन्ह होते हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण हमने बताया कि व्याकरण के द्वारा हमें शुद्ध बोलना लिखना आता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप से बोलना लिखना सिखाता है। भाषा के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं। अब है व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं।